डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। निर्वाचन आयोग की ओर से 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख तय किए जाने के साथ ही अब वहां नए जन प्रतिनिधियों को चुने जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके समांतर यह सवाल बहस का विषय है कि जिन जगहों पर अभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अंतिम सूची तैयार होनी बाकी है, वहां यह कैसे सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिले। गौरतलब है कि रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई। पश्चिम बंगाल में 2 और बाकी जगहों पर एक चरण में चुनाव होंगे। इसी क्रम में अलग अलग राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब इन जगहों पर चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, मगर सच यह है कि कई बार इस पहलू को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। अब तक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। यही वजह है कि ज्यादातर मौकों पर चुनाव के ठीक पहले लोगों के लिए विशेष घोषणाएं और मुफ्त की सौगात देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच होड़ सी लग जाती है। इसमें सत्ताधारी दल को ऐसी घोषणा करने और उस पर तुरंत अमल करके मतदाताओं को आकर्षित करने का बेहतर मौका होता है। असल में महिलाओं, विद्यार्थियों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए नकद भुगतान की योजनाओं के जरिए सत्ताधारी भाजपा ने मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने के लिए मजबूत दांव खेला है। हालांकि कई दूसरे विवादों और स्थानीय मुद्दों पर उसे विपक्ष ने चुनौती मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी के अलावा कुछ अन्य घोषणाएं की। हालांकि ऐसे फैसलों को जनहित में बताया जाता है, लेकिन विचित्र यह है कि मतदाताओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की याद सत्ताधारी पार्टियों को चुनाव सिर पर आने के बाद ही आती है। इन चुनावों में एक सबसे अहम मुद्दा इस बात का उभरा है कि कई जगहों पर अभी मतदाता सूची का काम जिस तरह अपने अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंचा है, वैसे में क्या बहुत सारे वैसे लोग भी वोट देने से वंचित होंगे जिन्हें आखिरकार वैध मतदाता माना जाएगा। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार मतदाता सूची में बदलाव पर खासा विवाद है। राज्य में SIR के बाद
अंतिम सूची में से लगभग 64 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम अभी भी विचाराधीन के सूची में है। सवाल है कि मतदाता सूची से हटाए गए नाम, उन पर उभरी आपत्तियां, सुधार के दावे आदि तमाम विवाद क्या चुनाव की तारीख के पहले निपटा लिए जाएंगे? अगर ऐसा नहीं हो सका और कुछ वैध मतदाता भी मतदान से वंचित रह गए, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। मगर क्या यह जरूरी नहीं है कि सभी सीटों पर हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी अपनी भागीदारी के अधिकार से वंचित न हो? किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मरीज प्रायः अपने जीवन की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहीं उनकी जान जोखिम में पड़ जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चिकित्सा को व्यवसाय बनाकर देश में हर जगह खुल रहे अस्पतालों में जिस तरह सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, झांसी, अहमदाबाद और जयपुर तक सभी जगहों पर आग लगने की घटनाओं में मरीजों की मौत की वजह अग्निशमन संबंधी सुरक्षा मानकों में घोर लापरवाही पाई गई। ओडिशा के कटक में रविवार देर रात राज्य सरकार द्वारा संचालित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भीषण आग मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित सघन चिकित्सा कक्ष में लग गई और उसमें कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई और 11 चिकित्सा कर्मचारी झुलस गए। यह तब है जबकि मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले ही राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को आग से बचाव के उपाय करने की हिदायत दी थी। सवाल है कि क्या वहां अग्नि सुरक्षा की बुनियाद मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था? इस लापरवाही की जवाबदेही किसकी है? यह दुखद ही है कि अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से सभी सबक नहीं लिया गया। कई जगहों पर तो आग से बचाव के साधन नहीं थे, तो कहीं आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र की मियाद निकल जाने पर भी न तो अस्पतालों को चेतावनी दी जाती है और न ही उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक में अमूमन हर जगह निजी और छोटे अस्पताल बिना वैध लाइसेंस और सुरक्षा प्रमाण पत्र के चलते पाए जाते हैं। क्या ऐसा संबंधित महकमे की लापरवाही और अधिकारियों की सांठगांठ के बिना संभव हो सकता है? कायदे से सभी चिकित्सा संस्थानों में अग्नि से बचाव के साधनों की नियमित और सख्ती से जांच की जानी चाहिए। ऐसा न होने का ही नतीजा है कि ओडिशा में
अति सुरक्षित सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कई मरीजों की जान चली गई। अब इस घटना की जांच कराई जाएगी, लेकिन इसके शिकार मरीज तो कभी घर लौटकर नहीं आएंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा